Yeah, hello everyone. Welcome to the class guys and welcome to the session. सभी का इस डे 10 में इन द क्रैश कोर्स एटीसी फ्री क्रैश कोर्स एटीसी में सभी का स्वागत है। और गाइज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। और मैग्नेटिक मटेरियल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखोगे कि पिछले साल 2018 में यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। इज दैट ओके? 2016 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2015 में भी 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सेशन को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग फर्स्ट पार्ट 1 में करेंगे। आई एम वेरी गुड एवरीवन, आई एम वेरी गुड। हेलो शुभम, हाय राजदीप, रियाजुद्दीन, विश्वजीत, जस्टिस फॉर सुशांत। सो गाइस एक्चुअली होने क्या वाला है, आज की क्लास को इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक थिंग तो सबसे अच्छा है, एक जो सबसे अच्छी चीज है दैट इज आज की क्लास में करेंगे तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा इसी के रिलेटेड उसको हम लोग कल करेंगे, राइट। दैट इज द समथिंग। ये इसके पीछे का आइडिया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में आपको कितने नंबर देगा ये, कैन यू टेल मी? एग्जाम में ये आपको 2018 में, मैं ऐसे बताऊं, 2018 में ये 3 मार्क्स का आया था, 2016 में 2 मार्क्स का आया था एंड 2015 में भी 1 या 2 मार्क्स का आया था, राइट। 1-2 मार्क्स का आया था। तो मतलब कॉन्टिन्यूअसली क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट, हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से भी क्वेश्चन आएगा। ओह थैंक यू राजदीप। सो गाइस ये देखो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार जल्दी से, जैसे मैं अपने लाइव क्लास में बोलता हूं, एक बार बोलो यस तो फिर स्टार्ट किया जाए। से एक बार यस बोलो तो स्टार्ट करते हैं, राइट। यस, स्टार्ट करें आज का सेशन, स्टार्ट किया जाए। और गाइज ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, ध्यान रखना, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उस क्वेश्चंस की हेल्प से ये समझने कि हम लोग कॉन्सेप्ट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, राइट। मैं थोड़ा बहुत आपको थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लिया हूं मैं इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट पे। तो अपने लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और वो काम शुरू होता है म से, मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। मैग्नेटिक मटेरियल्स में गाइस ध्यान से समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी आपको थ्योरी बताऊंगा मैं, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल्स आज जो देखो, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 3 टाइप के मटेरियल पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। डायामैग्नेटिज्म, है ना। देखो ध्यान से समझ लो आज का क्या क्या करने वाले हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट आज हमारा क्या क्या का होगा, आज हम लोग क्या क्या करेंगे। टुडेज कंटेंट, अब मैं बोलूं, एक तो हम लोग डिस्कस करने की क्वेश्चन जो कंसीडर करेंगे दैट विल बी डायामैग्नेटिज्म, है ना। डायामैग्नेटिज्म, राइट। पैरामैग्नेटिज्म, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, पैरामैग्नेटिज्म मतलब इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। फेरोमैग्नेटिज्म, है ना, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्यूरीज लॉ इसी पे हो जाएगा तुम्हारा, प्लस क्यूरीज लॉ, है ना। कल की क्लास में क्या करेंगे, टुमारो कल की क्लास में क्या करने वाले हैं, देयर विल बी अर्थ मैग्नेटिज्म। कल की क्लास में हमारा होगा अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ईटीसी, राइट। जो भी कुछ बच जाएगा उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा गया है वो आपका यहां से पूछा गया है, राइट। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, या करेक्ट।
तो हम लोग इन सब की बात को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस कॉन्सेप्ट, लेट्स बिगिन विद द टुडेस कॉन्सेप्ट। अपना जो कॉन्सेप्ट है गाइस, आप मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में मुझे बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे, लेट्स से यहां राइट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास में एक कोई सब्सटेंस है, लेट्स से यू हैव अ सब्सटेंस, ओके, हम ऐसे ले लेते हैं, आप लोग रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहिए, इसको ले लो ऐसे, इस तरह से। होता क्या है गाइस कि इसमें होते हैं एटम्स, इसमें होते हैं हमारे पास में एटम्स होते हैं। अब एटम जो होते हैं वो, जब सपोज कि आपका चार्ज, ये क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच का एटम्स जो होते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो होना क्या वाला है यहाँ पे कि जब कभी भी आप सोचो ध्यान से, पहले क्या होता है, हर एक एटम के पास में क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। चार्ज की वजह से होता क्या है कि आपके पास में, जैसे अब मैं बोलूं यहां पे कि सपोज अगर सिंपल, एकदम सिंपल सी बात करें तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। और सुनो अच्छा ध्यान से मुझे ये बताओ, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर हैं तो यहां पे इसके बीच में क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। मुझे बताओगे हर एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, किसी भी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी एटम। जो सब्सटेंस लोगे उस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे सारे के सारे चार्जेस क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, राइट। जहां पे सारे के सारे आपका एटम्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, एक तुम्हारा प्लस तो माइनस, ये तुम्हारा नेट जीरो हो जाता है यहां पे, राइट। ईच एटम हैज 0 0। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई हर एक एटम के पास में 0 0 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इज दैट ओके? अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर 0 होता है तो आप सबको पता है कि भाई अगर टाउ बराबर, देखो ध्यान समझो, टाउ इज इक्वल टू होता है m क्रॉस b, राइट। लेट्स से आप इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, राइट। कैसे रखते हो आप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, है ना। एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सुनो होगा क्या, यहां पे क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा, क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा गाइस, बताइए मुझे जल्दी से, क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा। अगर मैं किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा, आप लोग बताइए, राइट। टॉर्क on diamagnetic substance, right, torque on diamagnetic substance in external magnetic field, in external magnetic field torque कितना होगा, torque will be 0 because आपका ये क्या है, torque is equal to m क्रॉस b, और m की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। m की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो टॉर्क क्यों आपका 0 हो जाएगा। तो मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा भाई कि यहां पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, यहां पे 0 होता है। m नेट इज 0, क्लियर, m नेट 0 है, ये चीज ध्यान रखना है। वेरी गुड, नो टॉर्क सर। अब अगर यहां पे m नेट 0 है तो यहां पे अंदर की तरफ हम लोग बोलेंगे कि इसमें कोई भी टॉर्क नहीं होता, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता, जस्ट नॉर्मल नेट उनका डाइपोल मोमेंट ही खुद का 0 है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
इज दैट ओके? अब गाइज होता क्या है समझो ध्यान से, मैं बोलूं तुम्हारे पास में कि इनके पास में क्या होता है, सपोज हमने इनको यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ओके ध्यान समझो, हमने क्या किया, इनको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास में, इसको मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ओके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ओके यहां पे जितने भी सब्सटेंस थे उनमें क्या था, उनमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ में, राइट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस में लेंज लॉ अप्लाई होता है। व्हाट इज लेंज लॉ? लेंज लॉ ये कहता है, देखो ये आराम से पड़ा था, इसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस पे जनरेट होना चाहिए, इस पे हमने जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो ये मैग्नेटाइज होना चाहेगा। लेंज लॉ कहता है a magnetic substance opposes the cause of its magnetization, आप कुछ भी मैग्नेटिक इफेक्ट लगाओगे उसको अपोज करता है, राइट? तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि ये क्या करता है, इट जनरेट्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, है ना? बट ये जो तुम्हारा रिड्यूस होता है वो बहुत कम हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, अगर हम बोलेंगे कि ये इस तरफ अलाइन हो गए तो मतलब इस तरफ अलाइन होने का मतलब हुआ कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो यहां से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, तो एक्चुअली बीच में क्या होता है, इनके पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, राइट? सुनो क्या हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने से क्या होगा कि ये सारे के सारे इस कॉज को अपोज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसको इंक्रीज करना चाह रही है तो ये इसको अपोज करेगा, और जब ये अपोज करेगा तो हम बोलेंगे कि अगर ये अपोज कर रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डिक्रीज हो जाएगी, इज दैट ओके? और अगर नेट, वेरी गुड, लेकिन रियाजुद्दीन ये रिपल्शन होता है ना, ये स्मॉल रिपल्सन होता है, दिस इज नॉट वेरी बिग रिपल्सन, राइट? ये जो रिपल्सन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इज दैट ओके? अब यहां पे एक चीज और समझना, सेम चीज अगर हम लोग इस तरह से बात करेंगे, हम लोग अभी क्वेश्चंस लेंगे गाइस, मेरा एक्सप्लेनेशन आज क्वेश्चंस की हेल्प पे है, अदरवाइज इस पूरे चीज को बहुत डेप्थ में अपन लोग 2 से 4 घंटे में समझाए हैं, राइट, बैच में, बट हमारा टारगेट होगा कि हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से समझे, राइट? थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं, अब देखो होने क्या वाला है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां से ये स्मॉल रिपल्सन है, जब स्मॉल रिपल्सन है तो गाइस देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अगर मैं इसको किसी स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, अगर किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो क्या होगा? कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं उसको उठा के किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, व्हाट विल हैपन, जल्दी से बताओ? If I place a diamagnetic substance in a non-uniform magnetic field, तो होगा क्या, इसको है अपोज करने का नेचर, तो ये अपोज कहां पे करेगा, जहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहुंच जाएगा, राइट? और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं गाइस, समझना ध्यान से, जो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर ये होता है कि ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, स्मॉल अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, स्मॉल अट्रैक्शन होता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? समझ रहे हो इस बात को, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा जो मैं बता रहा हूं मैं क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा आपको, राइट? बस थोड़ा सा समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वहां पे आप लोग फिर एकदम बस लास्ट तक बने रहना, जितने भी लोग क्लास में हो गए इस सेशन को लाइक करो, लास्ट तक बने रहो, आज आप लोग बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके जाओगे, इज दैट ओके? ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है तो सम स्मॉल अट्रैक्शन यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेरोमैग्नेटिज्म, जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, उनमें डोमेन्स बन जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की हेल्प से इज दैट स्मॉल रिपल्शन नेग्लिजिबल। आपका नाम क्या है डियर? जस्टिस फॉर सुशांत,
ये नाम तो नहीं होगा। ओके, इज दैट स्मॉल रिपल्शन नेग्लिजिबल? देखो स्मॉल रिपल्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, तो मतलब रिपल्शन, अब देखो क्योंकि उनमें पहले से ही जीरो था, अगर उनके पास खुद के पास में मैग्नेटिक फील्ड होता और स्मॉल रिपल्शन होता तो हम ये कहते, मतलब स्मॉल रिपल्शन होता तो हम कहते कि भाई सपोर्ट तो कर रहा है बट लेंज लॉ की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन था, तो उस रिपल्शन वाला आपका नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इनके पास सपोर्ट करने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं होता, जो कुछ होता है रिपेल करने वाला होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही स्मॉल रिपल्शन जनरेट होता है, दैट इज ड्यू टू द लेंज लॉ, राइट? इज दैट ओके? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चंस वन बाय वन करेंगे, बट क्वेश्चंस के पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, दैट इज मैग्नेटिक। देखो ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक, कैसे बोलूं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, राइट? ध्यान समझो, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इसको हम लोग डिनोट करेंगे आई से, एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान समझो, हम लोग सारा कुछ बात करेंगे, राइट? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है? देखो ध्यान से, यहां फोकस करो। जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आपने रख दिया, ओके, और यहां पे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक अप्लाई कर दी, जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? H है। H क्या है? देखो, B इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट? और जो H होता है, H इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके? ये वर्ड में ध्यान रखना है चीज, ओके? तो यहां पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके? और यहां पे हमने कहा कि यहां बहुत सारे डाइपोल मोमेंट हैं जो अपने आप को अपने अपने डायरेक्शन में अलाइन किए हुए हैं, राइट? अगर देखो ध्यान से समझना, जैसे हम ये बोल रहे हैं, ये क्या है? दिस इज डाइपोल मोमेंट, राइट? दिस इज, हम ये कह रहे हैं कि हर एक एटम, इसमें बहुत सारे एटम हैं, हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट? तो अब सोचो, इधर की तरफ, इस वाले एटम में इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इस वाले में इधर की तरफ है, इस वाले में इधर की तरफ है। अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं और अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे तो सबके सब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो सबके सब सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, लेकिन साथ ही साथ परफेक्टली अलाइनमेंट नहीं होगा, पूरी तरीके से अलाइनमेंट नहीं होगा, बट आप कह सकते हो कि आपका ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नेचर मिल जाएगा। अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड, अंदर का मैग्नेटिक मोमेंट खुद को मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में अप्लाई कर लेगा, तो वी विल से कि यहां पे आपका सपोर्ट करेगा, राइट? इट विल सपोर्ट इट। तो जब ये सपोर्ट करेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग कहां जाएगा? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मतलब लोअर टू हायर मूव करेगा। इज दैट ओके? तो सुनो ध्यान से, होने वाले क्या होगा, अब हम लोग यहां से बोले कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डिपेंड करता है दो कंपोनेंट पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्लस H। आई क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक, ये बी क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस। बी इज व्हाट? इट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सब्सटेंस, राइट? इनसाइड सब्सटेंस, है ना? तो ये तुम्हारा बी जो होगा इस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बी की वैल्यू आ जाती है म्यू इंटू आई प्लस एच, राइट? म्यू इंटू आई प्लस एच, म्यू नॉट दिस इज, एंड बी इज इक्वल टू वॉट? जो इंटेंसिटी है दिस डिपेंड्स ऑन जीटा एच प्लस एच। तो यहां से अगर एच आप कॉमन ले तो आपको मिल जाएगा बीटा बराबर म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 इंटू एच, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको निकल के आता है। इज दैट ओके? म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 इंटू एच। क्लियर है यहां तक? यस शिवम कुमार गुप्ता है, अलोंग द फील्ड हो जाएगा, राइट? आप गाइस ध्यान से समझना, मैं कम टाइम में आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जस्ट थोड़ा सा फोकस करो। तो ये चीज हो जाएगा, राइट? तो अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे मिल गया कि B बराबर म्यू
नॉट जीटा प्लस 1 जीटा प्लस 1 इंटू एच, राइट। अब मुझे एक बात और पता है कि किसी भी इन एनी मीडियम, राइट, ध्यान से समझना, इन एनी मीडियम b इज इक्वल टू होगा म्यू ऑफ दैट मीडियम इंटू एच। b बराबर म्यू की वैल्यू मैं रखूंगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, राइट। तो यहां से आपका इस इक्वेशन से कंपेयर करो एंड इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकता कि म्यू आर बराबर 1 प्लस जीटा, म्यू आर बराबर 1 प्लस जीटा। टेल मी एवरीवन, एच क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस। क्लियर है? जीटा इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जीटा इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये डिपेंड किस पे करेगा मैं आपको बताता हूं, यहां से आई इसको लिखो एक बार फिर बताते हैं। बीटा जीटा इज योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब अगर ध्यान से सुनो, एक बात और करें यहां पे कि सब जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन ध्यान से समझना, मैग्नेटाइजेशन इन एनी सब्सटेंस दैट इज आई, मतलब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो कितना वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। दिस आई विल डिपेंड ऑन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और जब आई की वैल्यू को यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो दिस कम्स जीटा। इज दैट ओके? तो ध्यान से समझना, इफ मैग्नेटाइजेशन is in the same direction of H, then B net increases, है ना? B net इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई किया गया है उसी के डायरेक्शन में अंदर के एटम्स अलाइन हो जा रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज कर गया। इसका मतलब यहां से आपको भी बताया था मैंने, बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर इज अंडर रूट जीटा प्लस आई एच, आई प्लस एच, नॉट जीटा, दिस इज म्यू। और यहां पे आप पुट करते हो तो यू गेट म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू जीटा प्लस 1 इंटू एच, राइट, बिकॉज आई बराबर जीटा एच। तो हम ये कह रहे हैं अब डायामैग्नेटिक में होता क्या है, डायामैग्नेटिक में क्या होता है, जो अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अलाइनमेंट ऑफ एटम्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम बोलेंगे कि जीटा की वैल्यू क्या है? जीटा इज निगेटिव। जीटा निगेटिव के साथ साथ लेस देन 1 होगा, राइट। एक मिनट, जीटा जो होगा निगेटिव होगा एंड वेरी स्मॉल, क्योंकि जो अलाइनमेंट होता है वो लेंज लॉ की वजह से होता है बट बहुत स्मॉल होता है। तो हम बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी इज 1 प्लस जीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा एंड वेरी मतलब लेस देन 1। कहना इसे कि जो तुम्हारा म्यू आर की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। इज दैट ओके? डायामैग्नेटिक के केस में जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है? इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक जो तुम्हारा अलाइनमेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है। तो मतलब आप बोलोगे जीटा जो है वो पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है, राइट। जीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है। तो आपकी म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस जीटा ना। तो ये आपका म्यू आर जो होता है स्लाइटली ग्रेटर देन 1। म्यू आर क्या होगा? म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, राइट। यहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। आर यू गेटिंग इट? स्लाइटली लेस देन 1। एवरीवन ध्यान से समझ, ध्यान समझते जाओ। स्लाइटली लेस देन 1 क्या मतलब है? और गाइस जितने भी लोग हो ना, एक बार क्लास को बस ध्यान से देखते जाओ, आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी मैं क्वेश्चंस बस लेने वाला हूं, राइट। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? देखो ध्यान से, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? व्हाट इज इन फेरोमैग्नेटिक?
फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अलाइनमेंट इज वेरी डोमिनेंट, मतलब ऐसे बोलो, आप ऐसे लिखो, अलाइनमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स is in the same direction of applied external magnetic field, right, external magnetic field, and मतलब ऐसे बोलेंगे हम लोग, एंड द मैग्नेटाइजेशन, या ऐसे मैं ऐसे बोलेंगे, इसलिए देखो ध्यान से, आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीटा एच, राइट। यहां पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहां पे क्या होता है, एटम्स, आप यहां पे लिखो, आप अपने शब्दों में लिख लो कि जो एटम्स होते हैं वो पहले से ही डोमेन्स में होते हैं, मतलब वो आधा आधा करके ऐसे कर समझ सकते हो, बहुत ज्यादा ग्रुप्स बने होते हैं, और वो बहुत सारे एटम्स अपने आप को पहले से ही खुद डोमेन, अपने अपने डोमेन्स में, जैसे मान लो मैं बोलूं तुम्हारे पास एक ये सब्सटेंस है ना, एक ये सब्सटेंस है, अब एक सब्सटेंस में क्या था, ये तुम्हारे बहुत सारे इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड थे अलग अलग एटम के, राइट, कोई इधर इधर की तरफ था, किसी का अलाइनमेंट इधर था, किसी का अलाइनमेंट इधर था, किसी का अलाइनमेंट इधर था, किसी का इधर था, किसी का इधर था, किसी का इधर था, किसी का इधर था। तो हुआ क्या कि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहां पे जो जो पैरेलल थे, लाइक ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो जो पैरेलल थे, उन लोगों ने ग्रुपिंग करके, मतलब ये पहले से ही अपना अपने डोमेन में इकट्ठे होते हैं। इट्स लाइक दिस, देखो जैसे मैं बोलूं, इनमें क्या होता है, सपोज इन्होंने ऑलरेडी डोमेन बना रखा हुआ है कि जो इस तरफ से हैं वो एक साथ यहां मैग्नेटाइज होकर पहले से मौजूद हैं, राइट, पहले से मौजूद है, जो इधर वाले हैं वो अपना एक डोमेन बना के रखेंगे, राइट। इनमें क्या होता है, एक डोमेन, अपने अपने डोमेन में दे आर ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड एंड दे आर ऑलरेडी इन वन डायरेक्शन। तो जब ऑलरेडी एक डायरेक्शन में होते हैं, तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये बहुत स्पॉन्टेनियसली तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत तेजी से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इनका अलाइनमेंट खत्म नहीं होता है, एंड दे आर यूज्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट्स, राइट, दे आर यूज्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट्स। इज दैट ओके? बिल्कुल बिल्कुल सही। एवरीवन गाइस, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो क्लास को लाइक कर दो, और अपन लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हमने कहा कि ये अलाइनमेंट किधर होता है, इनके डायरेक्शन में होता है, तो आपका जो जीटा की वैल्यू होती है ना, वो ग्रेटर, क्या बोलेंगे हम लोग, जीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इट्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1000, राइट, मतलब 1000 के ऑर्डर का होता है। और जो तुम्हारा डायामैग्नेटिक में होता है, डायामैग्नेटिक में इट इज -0.001 टाइप, और पैरामैग्नेटिक में इट इज +0.001 टाइप। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू आर इज 1 + जीटा, तो म्यू आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। आर यू गेटिंग इट? ग्रेटर देन 1। तो आपका म्यू आर की वैल्यू सोचो, म्यू आर की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक के केस में बहुत बड़ा, पैरामैग्नेटिक केस में जस्ट थोड़ा सा बड़ा, और डायमैग्नेटिक के केस में 1 से थोड़ा छोटा। लेकिन जीटा की वैल्यू फेरो के केस में बहुत बड़ा, और पैरामैग्नेटिक केस में थोड़ा सा पॉजिटिव, और डायमैग्नेटिक केस में थोड़ा सा निगेटिव, राइट। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया, एकदम यहां तक समझ में आया अच्छे से। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की हेल्प से तमाम कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, राइट, क्वेश्चन की हेल्प से तमाम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सो लेट्स सी यहां पे, राइट, क्या होगा यहां पे, देखो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपके पास में पहला क्वेश्चन है, एंड देखता हूं इसको कौन आंसर मुझे करता है सही आंसर, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, एंड जल्दी से सॉल्व करो। चलो चलो जल्दी से ट्राई करो एवरीवन, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ क्विकली। क्या होगा, जल्दी से रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर, राइट। और ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क के टाइप में, वहां पे आपका असाइनमेंट भी बन जाएंगे, आप नोट्स भी बना के रख लोगे। क्वेश्चन क्या है, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान समझो क्या होगा,
जल्दी से बताओ। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, आपको आप पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। किसी का आंसर आया? ना 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 ना, बिकम्स पैरा। देखो देखो देखो, होता क्या है, होता क्या है कि देखो, आप सबको पता है क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। क्यूरी टेम्परेचर के बाद, सुनो सुनो, क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम लोग बोलेंगे कि जब तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है तो पैरामैग्नेटिक में अलाइनमेंट क्या होता है, देखो यहां पे जो डोमेन्स होते हैं वो रैंडम हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक, अभी मैंने बताया, फेरोमैग्नेटिक में जो डोमेन होते हैं वो पहले से पैरेलल बने रहते हैं, राइट, अपने अपने ग्रुप में वो अलाइन रहते हैं। लेकिन अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर तक हीट कर दोगे तो आपका फेरोमैग्नेटिक के जो डोमेन्स हैं वो आपका रैंडम बन जाते हैं। ए तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, देखो ध्यान से, क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है ये आपको पता होगा। दिस इज व्हाट जीटा बराबर सी अपॉन टी माइनस टी सी, राइट, वेयर दिस इज क्यूरी टेम्परेचर, दिस इज क्यूरीज कांस्टेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर आप टी की वैल्यू टी सी से ज्यादा बढ़ाओगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैं बोलूं दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक ओनली, राइट, ये लॉ जो है वो फेरोमैग्नेटिक का है, तो मैं बोलूं फॉर टी ग्रेटर देन टी सी फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक, है ना। और जब पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो अलाइनमेंट होगा वो रैंडम हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। ए तो होगा नहीं, फिर नॉट इन्फ्लुएंस, ये भी गलत बात है। फेरोमैग्नेटिक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डायमैग्नेटिक में नहीं बदलता, इट चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक। इज दैट ओके एवरीवन? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइमर दूंगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको 20 सेकंड का टाइमर दूंगा और उसकी हेल्प से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इसका आंसर करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू दिस क्वेश्चन। जल्दी से गाइस करो, व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? If a magnetic material moves from a stronger to weaker parts of magnetic field, then it is known as, क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं, what it will be, then it is known as what? तो आपको सबको मैंने पहले ही से बता दिया हुआ है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, ध्यान सुनना, क्वेश्चंस की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, इसका मतलब क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग से वीकर में कब जाएगा, जब उसका नेचर अपोज करने का हो, क्योंकि अपोज तो हम वहीं करेंगे जहां पे कम पावरफुल आदमी हो। हमारे सामने मोदी जी हो और हमारे सामने हमारे गली का, हमारे गांव का प्रधान हो, तो हमें अगर अपनी नेतागिरी दिखानी है तो हम मोदी जी के सामने नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? मोदी जी से दूर भाग के प्रधान जी के पास जाएंगे, क्योंकि प्रधान जी को हम अपनी कुछ थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, है ना। तो यहां पे क्या होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है, मतलब उसका अपोजिंग नेचर है, और अपोजिंग नेचर किसका होता है? डायमैग्नेटिक। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अच्छा, एंटीफेरो में क्या होगा? एंटीफेरो में ऐसे कल बताऊंगा, बट एंटीफेरो में स्पॉन्टेनियसली होता है, राइट। तो उसकी बातें अभी हम लोग कल करेंगे, एंटीफेरो की, फेरी की, एंड जो भी चीजें हैं, राइट। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। आई होप कि इसमें क्लियर है सबको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से इसको करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें इस क्वेश्चन को। विश्वजीत स्वैन, एंटीफेरो में आपको वर्ड हमेशा यूज किया जाता है स्पॉन्टेनियसली, राइट, बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए उसको हम लोग यूज यहां पे नहीं करेंगे। आज की क्लास में हमारा फोकस होगा, दैट विल बी ऑन दी पैरा, डाया एंड फेरो।
आदित्य प्रताप सिंह, एंटी फेरो कल की क्लास में बोला है ना कि एंटी फेरो, फेरी, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सब कल की क्लास में। आज लेट्स फोकस टू आवर डिस्कशन इनटू द ओनली 3-1, राइट। इस पे देखो, एंटी फेरो क्या होता है, बहुत तेजी से अपोजिट करेगा, फेरो का एग्जैक्ट उल्टा। फेरो बहुत तेजी से सपोर्ट करता है, स्पॉन्टेनियसली मूव करता है वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। एंटी फेरो स्पॉन्टेनियसली बहुत स्ट्रांगली रिपेल हो जाता है, स्ट्रांगली रिपेल होता है, यानी कि बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत बहुत कम टाइम में वो हायर टू लोअर में मूव कर जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन किसका है, प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली इज, जल्दी से बताएं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ही सिर्फ हिस्टेरिसिस की प्रॉपर्टी होती है। हिस्टेरिसिस की प्रॉपर्टी सिर्फ कहां पे होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, व्हाट इज हिस्टेरिसिस? हिस्टेरिसिस क्या होता है, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ये हमें पता है कि दिस इज योर आई, राइट, मैग्नेटाइजेशन, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग करते क्या है, देखो ध्यान से, एक हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी को लगाते हैं। तो होता क्या है, कुछ देर के बाद ये हमने H लगाया, इसने सपोर्ट करके अपने मैग्नेटाइजेशन को बढ़ा लिया, मतलब कि सारे के सारे अलाइनमेंट किधर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब हम H की वैल्यू बढ़ाते गए, ये वैल्यू बढ़ती गई, बट एक वैल्यू आया जब सारे के सारे एटम्स ऑलरेडी अलाइन हो चुके थे, और जब सारे के सारे एटम्स ऑलरेडी अलाइन हो चुके थे तो यहां पे ये सैचुरेशन रीच हो गया। उसके बाद अब तुम्हारा मैग्नेटिक ये जो है अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, राइट। जब ये नहीं हो रहा है मतलब ये सैचुरेशन रीच कर गया, तो हम बोलेंगे काम करते हैं कि अब हम H की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। जब H की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो आइडियली इस ग्राफ ऐसा आना चाहिए था यहीं पे इसी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, तो दे हैव बिकम परमानेंट मैग्नेट्स टाइप, वो परमानेंट मैग्नेट टाइप के बन गए। और जब मैंने उनको वापस H को डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर जो हमने चेंज किया था वो वापस से खत्म नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये हमने H की वैल्यू 0 भी कर दी, तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया, राइट, तब भी मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ बचा रह गया। और ये जितना मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको, राइट। मतलब कोई परमानेंट मैग्नेट कितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा उसका रिटेंटिविटी होगा, राइट। तो ये चीजें हैं। अब हमने कहा कि एक काम करते हैं, जब H की वैल्यू 0 लगा दिया तो पहले तो बिल्कुल मैग्नेटाइजेशन नहीं था, लेकिन अब उसमें कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो मुझे तो इसको खत्म करना है। मैंने कहा कि लेट्स ट्राई टू इसको खत्म ही करते हैं। अब खत्म करने के लिए हमने क्या किया, अब H की वैल्यू निगेटिव कर दिया। जब H की वैल्यू निगेटिव कर दिया तो हमने देखा कुछ देर के बाद घट गया, कुछ देर के बाद ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो ये अमाउंट क्या था, ये अमाउंट तो हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा 0 करने के लिए। जैसे मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो रिटेंटिविटी कितनी है, रिटेंटिविटी कितनी है, रिटेंटिविटी इज OB, है ना, OB। और जो आपका OC है, दिस इज द एक्स्ट्रा amount of H needed in opposite direction to make the magnetization 0। इसका मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी बोलते हैं। OC मतलब कितना आप एक्स्ट्रा अमाउंट लगाते हो, किसके लिए, उसको 0 करने के लिए, उसके रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए आप कितना एक्स्ट्रा H की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो, दैट इज नोन एज कोएर्सिविटी, राइट। अब गाइस मुझे बताओ कि क्या मेरे को, अगर मेरा परमानेंट मैग्नेट है तो कोएर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कोएर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बताएं जल्दी से। कोएर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कोएर्सिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। कोएर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा वैल्यू बचना भी चाहिए और ज्यादा वैल्यू हमको लगना भी चाहिए उसको पूरा 0 करने के लिए। सपोज कि वो 10 यूनिट का मैग्नेटाइजेशन बचा के रखा था, हमने थोड़ा सा लगा के खत्म कर दिया, तो हम बोलेंगे ये परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर नहीं है। ज्यादा अमाउंट एनर्जी करो तब भाई को आप जो है खत्म करो, राइट, ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, तो ये OC की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते गए तो पता चला ये निगेटिव डायरेक्शन में सारे के सारे जो है अलाइन हो गए, और फिर
निगेटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम अलाइनमेंट पहुंच गया, और फिर हमने क्या किया, वापस उसको किया तो वही चीज मिला, वापस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिटेंटिविटी मिला, और देन वी मूव लाइक दिस। तो एक्चुअली जो हमारा ग्राफ होना चाहिए था, हमारा ग्राफ जो इधर से गया और वो जाता इस तरफ से है, तो ये जो लैग है ना, आई हमेशा एच के पीछे है, राइट, आई जो है हमेशा एच के पीछे है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि एच की वैल्यू 0 हो गई तभी भी आई कुछ पीछे पीछे आ रहा है, राइट, मतलब तो ये जो लैग है, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, दिस इज नोन एज हिस्टेरिसिस, दिस इज नोन एज हिस्टेरिसिस। और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ये जितना इसका एरिया है, एक बात और समझ लो, ये जो एरिया होता है ना हिस्टेरिसिस का एरिया, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया, दिस हिस्टेरिसिस लूप का एरिया जो होगा, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया क्या है, दिस डिनोट्स योर एनर्जी, राइट, दिस डिनोट्स योर एनर्जी वेस्टेड इन ईच साइकिल, एनर्जी वेस्टेड इन ईच साइकिल। मतलब ध्यान से समझना, ध्यान समझना, अगर एनर्जी हमें ज्यादा मतलब जैसे कि हम ये जैसे मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, और फिर उसको डीमैग्नेटाइज किया, इस प्रोसेस में हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी लगानी पड़ती है जो वेस्टिंग है, दैट इज नोन एज वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा आपका हिस्टेरिसिस का एरिया है। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? कैसे लैग कर रहा है आदित्य प्रताप, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच। यहां पे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आई की वैल्यू जो है वो एच के पीछे लैग कर रहा है, आई लैग्स बिहाइंड एच, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हिस्टेरिसिस। क्यों लैग कर रहा है, देखो हमने क्या किया, सुनो ध्यान से, हुआ क्या, हमने इसको परफेक्टली मैग्नेटाइज किया, उसके बाद हम वापस डिक्रीज करना चाहे, हमने h की वैल्यू को तो 0 लेते आए, हम h की वैल्यू को 0 लेते आए, लेकिन i को भी 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन i अभी भी कुछ अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे हमको h की वैल्यू क्या करते हैं, h की वैल्यू हमको बढ़ाना पड़ेगा और निगेटिव डायरेक्शन में, तब जाके ये आगे आएगा। तो जो I है वो पीछे छूट जाता है, H को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तब जाके I 0 होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं I lags behind H। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर बताओ। यस शिवम, यस शिवम, लार्ज एरिया लार्ज एनर्जी लॉस, इज दैट ओके? जल्दी से करें एवरीवन, जितने लोग भी क्लास में हैं जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, अच्छा ये क्वेश्चन यहां पे आ गया है, बट कोई नहीं, आप करो ध्यान से। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट इज व्हाट, जल्दी से बताएं क्या होगा। कल की क्लास विश्वजीत, अभी हम लोग आपको देखो, अभी पहले इस पे फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन का जो भी है, जब आपका क्या पूछा आपने, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जब आएगा तो उसको तब बात करेंगे, अभी यहां पे फोकस करो। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्या होता है यहाँ पे, कुछ लोग ऑप्शन ए, एक लोग ए भी बोल रहे हैं, बाकी लोग डी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ओके, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमें पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड एन से निकलती है और इधर जाती है, राइट, इधर निकलती है इधर जाती है, राइट, इधर निकलती है इधर जाती है, राइट, इधर निकलती है इधर जाती है, राइट, और फिर अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, दिस कम्स हियर, राइट, इट गोज हियर, इट कम्स हियर, इट कम्स हियर, इट कम्स हियर, राइट। तो अंदर की तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ है, बाहर तो नॉर्थ से साउथ है, बट अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और समझो यहाँ पे, एक बात और समझो गाइस, यहाँ पे बहुत आपको देखो ध्यान से, क्या होगा कि मैं अगर बोलूं तुमसे कि ये तुम्हारा एक मैग्नेट है, ओके, दिस इज योर मैग्नेट, तो हम बोलेंगे इसका सपोज कि ये पॉइंट जो है वो ए है और ये पॉइंट जो है वो बी है, ओके, तो ये है तुम्हारा, दिस विल बी नोन एज जियोमेट्रिक लेंथ। क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट
नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, जहां पे ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो मैक्सिमम क्या होती हैं, मैक्सिमम डेंस होती हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मान के चलो ये जो है ना, दिस NS इज योर नोन एज मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, राइट। तो इसमें ये चीज याद करना आप लोग कि भाई NS कम है तो 7NS बराबर 6AB, राइट। 7 टाइम्स आपका ये अप्रोक्सीमेट होता है, 6/7 कितना होगा, 7 8 जा 56, 4 7 7 जा अप्रोक्सीमेटली 87%, राइट। तो आपका जो मैग्नेटिक लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ दी दिस वन, राइट। 7NS इज इक्वल टू 7NS इज इक्वल टू 6AB। ये थोड़ा सा अंदर इसलिए होता है, राइट, ये इसका अहमद वाइल, ओके, आदित्य प्रताप, थोड़ा सा अंदर इसलिए वो कहते हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक, देखो पोल का कहां पे बनेंगे, जहां पे आपका डेंसिटी ज्यादा हो, राइट। इधर तो सोचो ये कॉर्नर है, लेट्स से दिस इज अ कॉर्नर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल आ रही है, राइट। तो डेंसिटी कॉर्नर पे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, देखो इधर सब तरफ से आ रही है, तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा वो आपका पोल कहलाता है। इज दैट ओके? जहां पे डेंसिटी आपका ज्यादा होता है वो आपका पोल कहलाता है। देखिए गाइज, एक डिसलाइकर आ चुका है हमारे पास में, राइट। डिसलाइकर, उसका मन था कि भाई चलो डिसलाइक करके किया जाए, 0 था तो एक कर देते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा लाइक करके आप सपोर्ट करें इस बात को कि भाई डिसलाइकर जो है, डिसलाइक लोग देखो उनका क्या होता है ना, उनका नींद नहीं आती जब तक वो डिसलाइक नहीं करते, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव अहेड। आई होप वाई जेम्स, क्या बोल रहे हो आप लोग? रिटेंटिविटी शुड बी मोर फॉर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों आपकी ज्यादा होनी चाहिए फॉर अ परमानेंट मैग्नेट, और एनर्जी लॉस भी ज्यादा कराना पड़े हमको, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज कराने में एनर्जी लॉस भी ज्यादा कराना पड़े तब वो जाके परमानेंट मैग्नेट होगा, है कि नहीं? अगर हमारा क्या, हमको क्या हो, मतलब एक परमानेंट मैग्नेट तो वही कहलाएगा ना जिसको मैग्नेटाइज करने में हमने एनर्जी दिया, बट उसको डिमैग्नेटाइज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़े, और डिमैग्नेटाइज करने में एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब एनर्जी लॉस ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट में ऐसी सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास में ये एक क्वेश्चन है, अपने पास में एक ये क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन और जल्दी से इसका आंसर बताओ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब जीटा, राइट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ विच मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जल्दी से बताएं एवरीवन, क्या होता है, जल्दी से बताओ इसमें। तो आपका मैं लिख देता हूं यहां पे, पैरा के केस में, डाया के केस में, फेरो के केस में। चलो जल्दी से करो, क्या होगा इसका आंसर? ओके ओके, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी कोचिंग के मोल्स है, अच्छा कोई बात नहीं। देखो होता क्या है यहाँ पे, अब देखो गाइस, पैरा के केस में जो जीटा होता है ना वो होता है C/T, और फेरो के केस में होता है जो जीटा होता है वो C/T-TC होता है। गाइज आपको ये बात पता होगा कि मैं कम टाइम में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस तरह से करूंगा। लाइव क्लासेस में जो करते हैं वहां पे 150 करीब घंटे पढ़े हैं, तो वहां पे अलग तरीके से कराया है, बट यहां पे भी सब कुछ टच करने की कोशिश करूंगा, बिलीव मी, राइट। आप जस्ट साथ में रहें। जो डायामैग्नेटिज्म होता है यहां पे क्या होता है, अलाइनमेंट ही नहीं होता पहले से ही, मैग्नेटिक मोमेंट ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे और पहले भी नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 0 ही होता है। इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी लगाओ या ना लगाओ, एमनेट तुम्हारा 0 ही होता है। अगर एमनेट तुम्हारा 0 ही है तो भाई टेम्परेचर बढ़ा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज डायामैग्नेटिज्म। इज दैट ओके? डायामैग्नेटिज्म, राइट। आपको पता होगा C इज व्हाट इज C इज क्यूरीज कांस्टेंट, C इज क्यूरीज कांस्टेंट, टेम्परेचर TC। ये TC क्या है, आप इस टेम्परेचर के ऊपर अगर बढ़ाओगे फेरोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टी को तो ये बन जाता है पैरा, राइट, ये बन जाता है पैरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसका कौन आंसर करता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये तो भी तो एकदम आसान सा सवाल है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें इसको।
जल्दी से आंसर करें इसका, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से इसका आंसर करो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। पैरा एंड फेरो के केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना लगाने पे तो तुम्हारा नेट तो जीरो, नेट जीरो होता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम नहीं लगाएं तो सब में नेट जीरो होता है, क्योंकि पहले पहले अगर कोई इधर अलाइनमेंट है, कोई इधर अलाइन है, कोई इधर अलाइन है, तो सबका नेट जीरो हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो डाया का अभी भी जीरो रहता है, पैरा का थोड़ा सा बढ़ जाता है, फेरो का बहुत बढ़ जाता है, राइट। ये जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं उसको आप ऑल, विश्वजीत का आंसर ऑल आ रहा है ना 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 ना। विच देखो, जब कभी भी ऐसा पूछे ना तो ये समझ जाओ कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे किसका जीरो होगा, दैट इज डायमैग्नेटिज्म। इज दैट ओके? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, विश्वजीत, राइट। मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही बात करेगा। इज दैट ओके? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो, देखते हैं किसका सही आता है। दिस इज द क्वेश्चन आपका है, द फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डिमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड। ये नाम है, बस नाम याद कर लो। क्या बोलते हैं इस नाम को, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? द फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इज व्हाट? बताएं। जल्दी से करें, इसका आंसर क्या आएगा? मेजनर इफेक्ट, सी बोल रहे हैं, जीरो केल्विन इफेक्ट, बिल्कुल सही। इसका आंसर होता है मेजनर इफेक्ट, राइट। तो गाइस ध्यान से समझना, जो पेड लोग देख रहे हो उनको भी मैं बता दूं, ये मेजनर इफेक्ट नाम मैंने नहीं लिखाया था, तो आई होप कि यहां तक आपको याद होगा। इसको भी देख लें, मैं उसमें मैसेज कर दूंगा, दिस इज मेजनर इफेक्ट, नोन एज मेजनर इफेक्ट, राइट। इसको भी आप लोगों को याद करके रखना है। हमने काफी कुछ पढ़ा दिया है, कितने सारे पेज पढ़ा दिए, बट ये नाम शायद छूट गया था मेरे से, तो ये याद रखो कि दिस इज नोन एज मेजनर इफेक्ट। खत्म काम। और कोई परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म जब हो जाए तो दिस इज मेजनर इफेक्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो। विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट्स स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन? अभी बताया हूं, बहुत बार बार बताया हूं, बहुत बार बार बताया हूं। हाय इमरान खान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाल बा आपका एनालिसिस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइज लेट मी टेल यू, इमरान का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने ओपन टेस्ट में, राइट। आई वॉज सीइंग फर्स्ट टेस्ट में 21, फिर 23, फिर 26, फिर 29, 28 ना। तो वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ पे भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, काफी अच्छा कर रहे हो, बट ऐसे ही करते जाओ लास्ट तक, है ना, ऐसे ही करते जाओ। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या होगा। विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट्स स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? तो गाइज आपको पैरामैग्नेटिक स्पॉन्टेनियस मैंने बताया जीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। स्पॉन्टेनियस कहां पे होता है? स्पॉन्टेनियस होता है अपना कहां पे? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे। पैरामैग्नेटिक देखो सपोर्ट करता है, लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर में जाता है, बट स्लोली, जीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। फेरी मैग्नेटिक जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसका काम जो है ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। डायमैग्नेटिक तो भाई वीकली रिपेल्ड हो जाता है, मतलब वीकली रिपेल्ड हो जाता है। और ये फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो स्ट्रांगली आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका क्या होगा आंसर? क्या आंसर होगा इसका? व्हेन डज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल? व्हेन डज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल? सी ऑप्शन आया बहुत सारे लोगों का।
बाकी सब लोग क्या कर रहे हो भाई, जितने लोग देख रहे हैं 30-35 लोग अभी, राइट, बाकी लोग तो सोने चले गए, कुछ लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे वीडियोस का व्यू जो है बाद में बढ़ता है, थोड़ा बहुत जो भी बढ़ना होता है उसको, राइट। तो वो लोग क्या है कि वो आप लाइव में करते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। अबव क्यूरी टेम्परेचर ना बहुत सही, भी बताया हूं आपको, कई बार बताया हूं कि अबव क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरो जो है वो पैराबे चेंज हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास में ये 10वां क्वेश्चन है आगे, इस क्वेश्चन को करो। अ पीस ऑफ फेरिक ऑक्साइड विथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 10 की पावर 6 एम्पियर मिलीमीटर एंड ससेप्टिबिलिटी इज दिस वन, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। A piece of ferric oxide with magnetic field intensity this much and susceptibility this much, find the magnetization of the material। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। डी हो रहा है आंसर, देखते हैं कैसे होता है। देखो हम सबको पता है भाई, मैग्नेटाइजेशन पूछा जा रहा है, ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज H एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज B, राइट। तो अपन लोग सिंपल से बोलेंगे जीटा की वैल्यू गिवन है कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा गाइस मुझे बताओ, इस वैल्यू को देख के आप क्या बोल सकते हो कि ये सब्सटेंस जो है वो क्या है, पैरा, डाया या फेरो, क्या है ये। इस जीटा की वैल्यू को देख के, इस जीटा की वैल्यू को देख के आप क्या बोल सकते हो कि ये सब्सटेंस क्या है, पैरा है या डाया है, पैरा है कि डाया है कि फेरो है। इसको देख के क्या बोल सकते हो, जल्दी से बताओ। इस वैल्यू को देख के आप क्या बोल सकते हो। वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, राइट। एच की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 6, तो यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 1500, राइट। वेरी गुड, ये 1500 हो जाएगा। बट टेल मी व्हाट इज दिस, पैरा लग रहा है ना, बिल्कुल सही, पैरा लग रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है एंड बहुत कम है ना, पॉजिटिव। अगर इसी जगह पे मैं बोल देता कि जीटा की वैल्यू जो है वो -1.5 इंटू 10 की पावर -3 है, तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़ती, आप बोलते क्या, आप बोलते कि ये भाई साहब हमारा जो है ना वो आपका व्हाट इज दिस, डायामैग्नेटिज्म। अगर मैं जीटा की बोल दूं भाई 2000, है ना, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक है ना। तो दिस इज क्लियर, एकदम बढ़िया, मस्त, ऑसम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो। A paramagnetic material and a magnetic field intensity this much, if the susceptibility of the material at room temperature is this much, calculate the flux density in the material। What is this? जल्दी से बताएं। करेक्ट, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे, अ पैरामैग्नेटिक हैड अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि H की वैल्यू गिवन है आपको 10 की पावर 4, है ना। H की वैल्यू आपको ये गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी कितना गिवन है आपको, गिवन है 3 पॉइंट पैरा गिवन है, यानी कि दिस मच, राइट। और आपको निकालना है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी होता है B बराबर μ0 इंटू I प्लस H, है ना, I प्लस H। आपको ये बात पता है कि I होता है तुम्हारा जीटा H, तो जीटा H प्लस H, है ना। यहां से क्या करोगे आप लोग, इसको पुट करोगे μ0 इंटू जीटा प्लस 1 इंटू H, है ना। तो यहां से अगर मैं B की वैल्यू पुट करूं, दिस इज μ0 इंटू जीटा प्लस 1 इंटू H, तो इसको सॉल्व करके आप लोग मेरे को सॉल्व करके बता देना। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ना, इंटू जीटा प्लस 1 विल बी बिकम हाउ मच, जीटा प्लस 1, ये तो बहुत कम हो जाएगा, जीटा प्लस 1 मतलब 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस 3.7 इंटू 10 की पावर -3, ये तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। H इज योर 10 की पावर 4, है ना। तो सॉल्व कर लो, इसको मैं 1 ही लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3.14
into 10 की पावर माइनस 7 into 10 की पावर 4, it will become 10 की पावर माइनस 3, it will become how much 5 6 1 2 राइट, into 10 की पावर माइनस 3। तो मेरे ख्याल से देखो मैं कहते कहते अभी तक सॉल्व कर दिया, 0 0 1 2 5 6, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट राइट। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इजिली बाय दिस क्वेश्चन राइट, है ना? आ गया समझ में? चलो, हमने क्वेश्चंस काफी लिए थे, करीब 25-26, बट उसको हम लोग क्वेश्चंस को कल करेंगे राइट। अभी एक आध क्वेश्चन आपको और कराएंगे, उसके बाद में आपको बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लस अर्थ मैग्नेटिज्म वो सब हम लोग कल करेंगे राइट। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके पास में अगला है, और भाई लाइक तो कर दो यार, इसमें तो कंजूसी मत करो जितने लोग हैं यहाँ पे, है ना? शेयर वगैरह कर दिया करो, है ना? चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट? अरे ये तो बच्चों का सवाल है, ये तो फेरोमैग्नेटिक है, ये तो फेरोमैग्नेटिक है। इसमें तो आई थिंक इसमें कोई गलत मत बोलना यार, है ना? पता चला मेरे बोलने के पहले बोल चुके हैं गलत। करो, है ना? फेरोमैग्नेटिक होगा। हाँ देखो, देख बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है, दिस इज द नेक्स्ट, ओके ये, हाँ ये करो, ये भी हलवा है। इफ अ मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक, वी व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ नेगेटिव? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ जीटा? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ जीटा? ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी तुमको लास्ट में दिखाऊंगा। मैंने पिछले ईयर के क्वेश्चन भी लाइव लिए हुए हैं। अपन लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग तो इतना पढ़ लिए हैं उड़ान बैच में कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, बट क्वेश्चन जो आता है ना वो बहुत बच्चों वाला आता है। मैंने लास्ट में लगाया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इफ अ मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक वी शैल बी, पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, तो स्मॉल एंड पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना? करेक्ट। इतना क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा एकदम ना। 13 हो गए हैं, 15 करके छोड़ देते हैं आपको, ठीक है? चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो। अ सोलेनॉइड carry a current of 2 ampere if the number of turns is 1000 per meter, what is the magnetic intensity? I की वैल्यू बतानी है भाई साहब, I की वैल्यू बतानी है ना? तो B बराबर म्यू नॉट एन आई एंड B बराबर म्यू नॉट H, है ना? तो समझ लो इंटेंसिटी H की वैल्यू बतानी है, यानी म्यू नॉट H बराबर म्यू नॉट एन आई, ये कैंसिल, H बराबर एन आई, 1000, I इज 2, यह आ जाएगा 2000 एम्पेयर पर मीटर। अब जितने लोग सपोज उड़ान बैच के पार्ट नहीं है, उनको लग रहा है यार कि इसका यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर कैसे हो गया, तो आप लोग ना इसको ऐसे लिया करो कि भाई इस क्लास में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, इसके हर एक चीज को मैं समझूंगा, है ना? इतना बस टारगेट रख लो, आपका बहुत कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? अपने पास 15 से 20 क्वेश्चन और हैं प्लस अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको कि हम लोग कल करेंगे, राइट? इस क्वेश्चन को करो। विच मटेरियल इज शोन इन द फिगर? विच मटेरियल इज शोन इन द फिगर? जल्दी से देखते हैं इसका ये किसका आंसर सही होता है इसमें। काफी हैं। इमरान खान इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड इमरान। बस ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रह जाओ, यही आपका मतलब मैंने ये देखा हुआ है कि एक टेस्ट में अच्छा आया तो लो यार अच्छा आ गया, अब तो बैठते हैं, अब तो हमारा हो ही जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा आ गया तो और खुश हो गए, है ना? कॉन्टिन्यूस आप बने रहोगे, कॉन्टिन्यूस आप मेहनत करते रहोगे, तो डेफिनेटली एटीसी जो है आपके हाथ की मुट्ठी है। क्लियर? जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। विच मटेरियल इज शोन इन द फिगर? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड
नॉन मैग्नेटिक। तो गाइज एकदम सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सोचो ध्यान से, B की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, राइट, आई प्लस एच। अब सोचो अगर मैं दोनों से बोलूं म्यू नॉट इंटू ये तुम्हारा क्या, आपने अभी देखा जीटा प्लस 1 इंटू एच, है ना। तो सोचो अगर पहले कितना था, पहले कितना था, म्यू नॉट इंटू एच। तो अगर मैं जीटा की वैल्यू निगेटिव ले लूं, अगर मैं जीटा की वैल्यू निगेटिव ले लूं, तो ये तुम्हारा म्यू नॉट इंटू समथिंग लेस देन 1 इंटू एच, ये तुम्हारा लेस देन आ जाएगा ना ओरिजिनल पहले वाले से। तो जब लेस देन, जब डिक्रीज कर जाएगा तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो, अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कम होने का मतलब अगर डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मिस रिया मेहरा, दिस पैटर्न शोइंग मेजनर इफेक्ट, एग्जैक्टली यही तो है मेजनर इफेक्ट, है ना। मेजनर इफेक्ट मतलब कि द प्रोसेस ऑफ इस मतलब कि द क्या बोलेंगे उसको हम लोग, द प्रोसेस ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, है ना, दिस इज नोन एज मेजनर इफेक्ट। तो गाइज मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको मजेदार लगा, आपकी क्लास आपको समझ में आया। हमारा टाइम हो गया है आज का समाप्त। हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और साथ ही साथ कल की क्लास में इसी कॉन्सेप्ट जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, जितना भी हमने पढ़ा है इसके आगे हम लोग 15-20 क्वेश्चन और करेंगे। कल आपको थ्योरी कम बताएंगे, क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करके आना। बहुत सारे मतलब आपको थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगा अर्थ मैग्नेटिज्म का और फिर अर्थ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन, राइट। तो कल हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट 2 होगा। और जिसको, और देखो ध्यान, जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं उसका इतना वेटेज नहीं था तो हमने उसको जल्दी में कर लिया, लेकिन जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो लेट्स मूव टू द, इसमें केएम कैसे दिख रहा है, इसमें केएम कैसे दिख रहा है समझ नहीं रहा हूं। व्हाट आर यू सेइंग आदित्य, कम कैसे दिख रहा है, कम कहां दिख रहा है, पूरा तो दिख रहा है आपका, शायद वो इंटरनेट का इशू हो। सो लेट्स मीट इन द टुमारोज क्लास गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।